अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पहला पार्ट है आज हमारे पास प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। तो हम इसके अंदर जो स्टार्टिंग में टॉपिक्स ले रहे हैं वो हैं आपके, एक तो देखिए प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, प्रतिबल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, विकृति क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है और कितने टाइप का होता है। अगर आपने एक बार यहां से शुरू कर दिया पॉइंट नंबर 3 से, तो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है ना, आप सब कुछ पढ़ेंगे तभी जाकर के आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। और हुक का नियम जो है वो पांचवा पॉइंट वो 3 और 4 को कनेक्ट करता है, पांचवा नियम, और फिर 6 बन जाता है। और पहली दूसरी जो चीजें हैं वो सिर्फ केवल डेफिनेशंस हैं। जहां तक रही बात पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास जो है वो स्टार्टिंग की डेफिनेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन और प्रतिबल विकृति में से डेफिनेशंस किसी किसी की पूछी जा सकती हैं, तो हम इनको इंपॉर्टेंट तो कह सकते हैं। हुक का नियम वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, प्रत्यास्थता गुणांक वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, एक एक दो दो नंबर में इस तरह की आएंगी, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर बना दें कि इलास्टिसिटी पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो आपको इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें देनी पड़ेंगी। इसके आगे भी पार्ट है, वो मैं बाद में अभी कवर करूंगा इसी क्लास में। अभी फिलहाल हम इतने पे फोकस करते हैं कि ये सब इंटर रिलेटेड आपस में हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो आपका है प्रत्यास्थता। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप बुक में देख लेंगे। इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता, तो ये किसी मटेरियल की वो टेंडेंसी है कि आप उसमें कोई डिफॉर्मेशन करें। डिफॉर्मेशन मतलब उसके अंदर कोई चेंज लाएं। तो जैसे ही आप उसके अंदर चेंज लाएंगे, उसके अंदर जो है वो जो उसका पुराना शेप था या पुराना साइज था या पुरानी जो पोजीशन थी, एक पोजीशन उसकी पुरानी थी और एक आपने चेंज करके नई कर दी, तो नई कंडीशन से पुरानी कंडीशन में जाने के लिए जो उसके अंदर एफर्ट्स होते हैं, जो उस प्रयास करती है कि मैं नई कंडीशन से पुरानी कंडीशन पे लौट आऊं, तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, वो आपकी जो है उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे मान लिया सपोज करिए आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से लोग जो हैं वो चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह से खींच के करते हैं। देखिए जैसे ही आप इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है ना, तो जैसी लेंथ को बढ़ाना चाहेंगे इसके अंदर खिंचाव, जैसी खिंचाव इसमें आएगा, वापसी के लिए पुरानी पोजीशन के लिए इसके अंदर एक फोर्स लगने लगेगा, और इस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब हो गया प्रत्यानयन बल। तो अगर हम ऐसे बोलें कि किसी वस्तु में अगर हमने कोई चेंज किया और उसमें तुरंत प्रत्यानयन बल लगने लगते हैं, जो कि वस्तु को वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी उसकी प्रत्यास्थता कहलाती है। अगर मैं इसी स्प्रिंग को दबा दूं, तो दबाने पे देखेंगे ये फैलने की कोशिश करेगी। इसका मतलब वही रिस्टोरिंग फोर्स, वही प्रत्यानयन बल जो है अब की बार उल्टी दिशा में लगता है। कहने का मतलब है आपके पास एक रिस्ट के लिए, हाथों के लिए, एक एक्सरसाइज करने के लिए एक सरौते जैसा एक डिवाइस आती है, जो बच्चे जिम विम करते होंगे या उसमें देखा होगा, इस तरह की कुछ डिवाइस होती है, प्लास की तरह उसको पकड़ के और इस तरह से चला जाता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी एक अंदर स्प्रिंग लगी होती है जिसको कि कंप्रेस या स्ट्रेस करते हैं। तो कहने का मतलब है आप स्प्रिंग को फैलाना चाहो तो वापसी में आने की कोशिश करेगी, और अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहो तो भी वापस फैलने की कोशिश करेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि बॉडी जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करती है, वो आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। इसके अंदर और बुक में डिटेल में देखेंगे तो प्रत्यास्थ वस्तुएं, अप्रत्यास्थ वस्तुएं, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, वो डेफिनेशंस देख लीजिएगा, वो मुश्किल है जो पेपर में आए आपके। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा को इंग्लिश में कह सकते हैं हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हर डेफिनेशन में आएगी। हुक का नियम पढ़ेंगे, हुक्स लॉ, तब भी उसमें काम आएगा। ये एक ग्राफ पूछा जाता है पेपर में, उसमें भी काम आता है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है आपके लिए। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है, जैसे मान लिया सपोज करिए कोई बॉडी इतनी लंबाई की थी, ठीक है ना, ये उसकी लंबाई ए बी थी। अब आपने क्या किया, इसे थोड़ा सा चेंज किया, इस बी को आप बी डैश तक ले गए, और बी डैश तक ले जाने के बाद छोड़ दिया, तो ये वापस पता लगा बी पे आ गया। ठीक है, तो बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, ये लौट के आ गई। इसके बाद आपने क्या किया, अगली बार में इसे बी डबल डैश तक खींचा और फिर छोड़ा, तो फिर वापस ही अपनी पोजीशन पे लौट आया, यहाँ पे लौट आया।
तो भी ठीक है, हम कहेंगे कि हाँ बॉडी में इलास्टिसिटी है। ऐसे करते 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 मान लिया सपोज करिए एक कंडीशन ऐसी आती है कि मैं इस बॉडी को खींचता हूँ सपोज करिए यहाँ तक बी डबल डैश तक, और जब मैं अब वापस छोड़ता हूँ तो ये बॉडी वापस पुरानी पोजीशन पे न लौट के कहीं कोई दूसरी पोजीशन पे मतलब सी डैश पे ये लौट आती है। कहने का मतलब ये है कि इस यहाँ तक तो बॉडी ने पूरी तरह से इलास्टिसिटी को फॉलो किया, इसमें भी कर रही थी, इसमें भी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आते आते सिचुएशन ये हो गई कि मैंने जब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा और उसके बाद जब इसको छोड़ा तो ये केवल सी डैश पे आके अटक गई, यानी कि पुरानी पोजीशन जो थी इसकी बी वहां तक नहीं लौटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है बॉडी जो है उसकी लेंथ जो थी, जो कि स्टार्टिंग में एल थी, वो कुछ परमानेंटली इंक्रीज कर गई है, कुछ बढ़ गई है उसकी लेंथ। तो यहाँ पर अब हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो अपनी इलास्टिसिटी की लिमिट से बाहर आ गई है। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी हम डिफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पर जो भी हम लेंथ बढ़ा रहे हैं वो इलास्टिसिटी की लिमिट में है हम, मतलब बॉडी इलास्टिसिटी को फॉलो कर रही है, इलास्टिसिटी है, प्रॉपर्टी है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर आते आते बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा कम हो गई है, क्योंकि वो बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पा रही है पूरी तरह से। हमेशा के लिए इसके अंदर एक बढ़ोतरी हो चुकी है, इंक्रीमेंट हो चुका है, इसी को कहते हैं हम परमानेंट सेट। परमानेंट सेट का मतलब यह है कि हमेशा के लिए उसकी कुछ लंबाई बढ़ चुकी है। अब आप दोबारा से खींचेंगे तो यहीं से खींचना शुरू करेंगे, ठीक है ना। फिर वही बात है कि आप थोड़ा कम कम खींचोगे तो लौट के सी डैश पे आती रहेगी, लेकिन उसके बाद ज्यादा फिर इलास्टिसिटी लिमिट से एक दूसरी बार खींच दिया तो पता लगा वो और ज्यादा वो हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो बार बार करने से जो है वो बॉडी में परमानेंट सेट आते रहते हैं और वो ढीला पड़ता चला जाता है। जैसे स्प्रिंग में कहीं पर काल लगी हुई है या कहीं पर कुछ पड़ी हुई है चीज, और बार बार उसको आप खींचेंगे या ज्यादा लिमिट तक खींच देंगे तो उसके बाद जो है वो हमेशा के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये हम कहेंगे कि बॉडी अपनी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से बाहर चली गई है, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट है, एक डेफिनेशन टाइप से है, इसको आप बुक से तैयार कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। तीसरा पॉइंट है प्रतिबल विकृति, और इनसे देखिए प्रत्यास्था गुणांक बनेगा। मैं आपको कनेक्टिविटी बता दूं कि कनेक्टिविटी क्या है। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति से मिलके बनता है, दोनों के उससे। तो कैसे क्या होता है इसका, एक अनुदैर्ध्य, जैसे इसका प्रतिबल का पहला टाइप लेंगे, जनरल बोल देंगे प्रतिबल और विकृति से ये बनेगा प्रत्यास्थता गुणांक। अब इसका पहला वाला जो है आप लेंगे और इसका पहला वाला लेंगे तो उससे मिलकर के पहला वाला ये बनेगा प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरे टाइप का प्रतिबल लेंगे, दूसरे टाइप का विकृति लेंगे तो उससे मिलकर के दूसरे टाइप का प्रत्यास्थता गुणांक बनता है। तीसरे टाइप का प्रतिबल लेंगे, तीसरी टाइप की विकृति लेंगे, इनके मिला के तीसरे टाइप का जो है हमारे पास प्रत्यास्था गुणांक बनता है। तो कहने का मतलब है प्रतिबल तीन तरीके का, प्रतिबल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है ना, और स्ट्रेन विकृति भी तीन तरीके की होती है, और प्रत्यास्था गुणांक भी जो है वो भी तीन तरीके का हो जाता है। तो किसके साथ कौन सा लगना है वो आपको एक बार देखोगे आप तो हिसाब किताब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसके साथ ये लगना है, इसके साथ ये लगना है, सारा कुछ इनके नेम में छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके सहारे आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में एकदम से पूछ देंगे कि ये वाला इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बताओ, तो कहाँ से कौन सा लाओगे आप, तो वो आपको जो है वो फिर दिक्कत आएगी ना अगर याद नहीं होगा आपको। तो देखिए मैं तीसरा पॉइंट ले रहा हूं प्रतिबल, ठीक है ना। और सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या होता है। तो एक्चुअली ऐसा है कि बॉडी है, मान लिया सपोज करिए हमारे पास, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा इस बॉडी की ये इनिशियल पोजीशन है, मतलब शुरुआत में वो इस तरह से है। अब आप इसमें लेंथ चेंज करना चाहो या इसमें कैसे आप फोर्स लगाना चाहते हो, इसको मान लिया इसका हमें वॉल्यूम चेंज करना है, इसको आप पकड़ के जैसे रुई है उसको दबाने लगे आप इस तरह से, या फिर एक वायर है उसे पकड़ के खींचने लगे, ठीक है ना, या फिर एक किताब रखी है, और किताब रखी है आपके पास, जैसे ये किताब हो गई एक, है ना, मोटी सी किताब है एक, और आप इस किताब के ऊपर ऐसे फोर्स लगाने लगे, बिल्कुल जैसे बहुत मोटी किताब होती है उसके ऊपर ऐसे स्पर्श रेखीय फोर्स लगाओ इसके ऊपर, तो पता लगा बुक जो है वो जो सीधी सीधी बुक ऐसे रखी थी वो पता लगा इस तरह से टेढ़ी हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगाते हैं उस हिसाब से हमारे पास कई तरीके होते हैं कि बॉडी को हम इनिशियल पोजीशन से सपोज करो हम एक फाइनल पोजीशन में ले आते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसे हमने चेंज करा,
कुछ भी तरीके हैं, 3 टाइप के तरीके होते हैं, वो बाद में हम देखेंगे, अभी हम इन जनरल नहीं बोलना चाह रहे हैं उस चीज़ को। तो अगर मान लिया सपोज़ करिए कोई बॉडी है और उसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के लिए हमने कोई फ़ोर्स लगाया जिसकी वजह से उसकी पोज़ीशन चेंज हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर अब मैंने बताया अभी जैसे ही आप कुछ लेंथ में या किसी चीज़ में चेंज करोगे, तुरंत वापस जाने के लिए फ़ोर्स तैयार हो जाता है। क्या बोलते हैं उसे? हम उसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो ये जो प्रत्यानयन बल लगता है, इसे अगर पर यूनिट एरिया पे नाप लें, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ कहलाती है आपकी प्रतिबल। कहने का मतलब ये है कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी यही कहती है कि बॉडी को अगर हमने चेंज करके दूसरी कंडीशन में ले गए, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होने लगते हैं। यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पे अगर नाप लें, तो हमारा ये जो क्वांटिटी बनती है, उसे कहा जाता है प्रतिबल, यानी कि स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है ना? तो हम इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट अपॉन एरिया, ये आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। अब कोई अगर किससे कहे कि यूनिट बताओ, तो यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो इसकी यूनिट, या फिर न्यूटन मीटर -2। कोई डायमेंशन कहे तो डायमेंशन निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो चलती रहेंगी। ठीक है ना? अब बात आती है प्रतिबल जो है स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। तो प्रतिबल स्ट्रेस जो है वो देखिए 3 टाइप का होता है। पहला ही इसका टाइप होता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसमें क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए, अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ के अलोंग, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है ना? अनुदैर्ध्य मतलब होता है, दैर्ध्य मतलब लंबाई, जैसे तरंग दैर्ध्य नहीं बोलते हैं, तरंग की लंबाई, ऐसी अनुदैर्ध्य मतलब दैर्ध्य, लंबाई के अनुदिश, यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग। आप हमेशा यह ध्यान रखिए, एक वायर है और आप उसकी लेंथ बढ़ाना चाह रहे हो, हमेशा जैसे भी ये नाम आए, लॉन्गिट्यूडिनल या फिर अनुदैर्ध्य, तो आप ये समझ लीजिएगा एक वायर है, उसकी लेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल में क्या होता है, इस तरह से फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा और उसको पर यूनिट एरिया नाप लेंगे, तो ये आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल बन जाएगा। दूसरा जो है टाइप मैंने बताया अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, इसमें जैसे मान लिया सपोज करिए हमारे पास जैसे रुई है और रुई के ऊपर आपने नॉर्मली चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगाने लगे, तो ये आपका इससे जो जनरेट होगा, अब ये जैसे दबेगा, दबने पे फिर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा बाहर की तरफ आने के लिए, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नापोगे तो आपका क्या बनेगा, अभिलंब प्रतिबल, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस इसे कहते हैं। ये दूसरा टाइप होता है। ठीक है ना? और तीसरा टाइप जो होता है इसका, वो होता है अपरूपक प्रतिबल। अपरूपक प्रतिबल, डिफॉर्मिंग, डिफॉर्म कर रहे हैं बॉडी को। तो अपरूपक प्रतिबल जो होता है वो आपका, जैसे बुक के ऊपर फोर्स लगाने वाला बताया ना, बुक के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो बुक टेढ़ी हो जाएगी, उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, न दबेगी न फैलेगी, बस उसका शेप बदलेगा, और जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो वापस आने की थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करेगी। पुरानी बुक तो जैसे है, पुरानी अगर बुक हो चुकी है तब तो वो बिल्कुल एकदम ढह जाएगी उसी तरह, लेकिन अगर नई बुक है तो थोड़ा सा आप यूं मोड़ो और उसका छोड़ोगे तो वापस थोड़ी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है अपरूपक प्रतिबल होता है। ये क्या होता है, जैसे मान लिया सपोज करिए हमारे पास ये क्यूब है एक, और इस क्यूब के ऊपर हमने ये फोर्स लगा दिया, तो इसमें जो पर यूनिट एरिया जो है रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, वो हमारा कहलाएगा अपरूपक प्रतिबल। तो प्रतिबल क्या होता है वो आप समझ गए, डेफिनेशन बुक से तैयार कर लीजिएगा। और 3 टाइप का ये प्रतिबल होता है, तो वो 3 टाइप जिनमें जो है आप उसको तीनों की डेफिनेशंस, तीनों की यूनिट्स, यूनिट्स क्या मतलब, एक बार यूनिट निकल आई वो सबकी वही यूनिट रहेगी। तो इस तरह से आपके प्रतिबल और उसके 3 टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब प्रतिबल खत्म होता है हमारे पास। हम विकृति पे आते हैं। अब देखिए इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखिएगा, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है ना? विकृति को हम कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है ना? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो चेंज हुआ, चेंज इन डायमेंशन, मतलब अगर आपकी लेंथ चेंज हुई, अगर आपका वॉल्यूम चेंज हुआ, अगर आपका शेप चेंज हुआ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन या इनिशियल डायमेंशन। ठीक है ना? प्रारंभिक जो स्थिति थी और जितना आपने चेंज किया उसका अगर अनुपात ले लें, उसका रेशियो ले लें, तो वो हमारा जो है वो विकृति बनता है, स्ट्रेन बनता है। ठीक है ना? जैसे मान लिया सपोज करिए इस केस में आपकी लेंथ सपोज कैपिटल एल थी और वो एक्स्ट्रा बढ़ करके सपोज स्मॉल एल उसमें बढ़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो विकृति आएगी
वो कितना चेंज हो गई लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है, ये आपका पहला टाइप बनेगा। इसके भी वही 3 टाइप हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इस केस में इसको हम कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, देखिए नाम लिखा है, पहला टाइप। तो आप देखिएगा, अगर मैंने अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाया इस कंडीशन में, तो आपको अनुदैर्ध्य विकृति मिलेगी। कैसे मिलेगी? और जितने चेंज लेंथ में हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इससे आपको वो पहला वाला टाइप मिल जाएगा। उसका उससे रिलेशन है, ठीक है ना, इसका इसके पुराने वाले प्रतिबल से रिलेशन है। दूसरा टाइप जो हमने पढ़ा था प्रतिबल का, अभिलंब प्रतिबल, आप ऐसे समझो रुई का गोला है, उसे दबा दिया आपने, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम जब चेंज होगा तो यानी कि आपका डेल्टा वी अपॉन कैपिटल वी कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। देखिए फॉर्मूला वही है, चेंज क्या हुआ अपॉन ओरिजिनल क्या था, चेंज वॉल्यूम में हुआ और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये। तो इसको हम कहते हैं अब आयतन विकृति। आयतन विकृति, ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे इसे हम। समझ रहे हैं आप कहानी पूरी? इसकी कहानी अलग चलती है एक तार की, इसकी कहानी अलग चलती है एक रुई के गोले की, और किताब की कहानी एक अलग चलती है। इसके इसके लिए आपका प्रतिबल जो लगेगा वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगेगा, तो विकृति अनुदैर्ध्य विकृति आएगी। इसके लिए आप जो है वो अभिलंब प्रतिबल लगाओगे और आयतन विकृति इसके अंदर जनरेट होगी। उसके अंदर आप अपरूपक प्रतिबल लगाओगे, तो अपरूपक प्रतिबल लगाने से जो विकृति आएगी वो भी अपरूपक विकृति आएगी, ठीक है ना। इसको निकालने का तरीका वो अंदर आर्टिकल में ही देखेंगे। तो इसमें जो है अपरूपण, अपरूपण विकृति आती है। तो आपके जो है वो किसका किसके साथ है, वो साथ हमेशा ध्यान रखें। और उसके लिए मैंने ये चीज समझाई है आपको कि आप 3 एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखें, कि एक वायर का एग्जाम्पल, और एक आयतन विकृति मतलब एक रुई के गोले को दबाना है, और एक आपने किताब को शेप चेंज करना है। 3 एग्जाम्पल ध्यान रखें और उसके बाद उसके नाम ध्यान रखें। तो आयतन, इसमें देखिए वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है ना, इसमें शेप बदलेगा। अपरूपण, अपरूपण मतलब रूप बदलना, अपरूप हो जाना। और अनुदैर्ध्य मतलब लेंथ में चेंज होना। तो बिल्कुल जैसे डायग्राम से जैसे नाम है उसी के हिसाब से आपको उनके नाम भी याद होने में आसानी होगी। मुझे बताइए, क्लियर है? अब इसको आप बुक से जब देखोगे ना तो ये आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा, आपके पेपर में आप आसानी से इसका क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हुक का नियम, हुक्स लॉ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है हुक का नियम, वो देखते हैं। और अभी देखिए इनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। और ये जो है वो चीज़ें जब प्रत्यास्था गुणांक बनेगा, पहले हम प्रत्यास्था गुणांक डिफाइन कर लें, क्योंकि वो हुक के नियम से ही डिफाइन होता है। तो इसलिए पहले हम उसे डिफाइन कर लें, फिर हम इन्हीं को कनेक्ट करके तीनों को इन्हीं कहा, तब ये कहानी जो है आपकी पूरी हो जाएगी। देखिए हुक ने क्या बताया था कि अगर बॉडी में चेंजेस किए जाएं और चेंजेस ऐसे हों कि बॉडी की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से बाहर ना निकले। ये देखिए चीज इसकी जरूरत पड़ी अब जा करके, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर। प्रत्यास्था की सीमा के भीतर मतलब ऐसा ना हो, अक्सर लोग इस लाइन को लिखना भूल जाते हैं, ठीक है ना, या के अंदर लगने, भीतर अगर आपको लग रहा है कि अच्छा शब्द नहीं है, तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर मतलब इतना मत खींचो कि वो हमेशा के लिए फैल जाए, या इतना मत दबाओ कि वो हमेशा के लिए जो है वो दबी जाए बिल्कुल। जैसे अब रुई को आप कहो कि पानी लगा के रुई और पानी में डुबो के फिर दबा दिया आपने, तो उसकी इलास्टिसिटी थोड़ा ना रह जाएगी। और बुक में भी इतना मत खींचो उसे कि वो फट के बिल्कुल एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, ठीक है ना। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अगर हम हैं तो जो प्रतिबल होता है, ठीक है ना, प्रतिबल जो है और विकृति होते हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति होता है। अगर हम इक्वल टू कर दें तो प्रतिबल इज इक्वल टू ई इंटू विकृति, तो यहां से ई इज इक्वल टू बन जाता है प्रतिबल बटे विकृति। ये जो कांस्टेंट जनरेट होता है यहाँ पे, ये जो नियतांक है, इसे कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में ये पूछा जाता है। तो आप इसमें कई बार लोग इसको ऐसे भी कह देते हैं कि इसको पलट के लिख देते हैं पहले, विकृति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिबल। वो बात भी सही है, देखिए आप प्रतिबल लगाओगे तभी तो विकृति जनरेट होगी, लेकिन जब कांस्टेंट लगाने की बारी आएगी तो हम पहले पलट के उधर रखेंगे और तब ई लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला देखिए ई इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति आना है।
अगर कोई कहता है कि इसमें यहीं पे हम कांस्टेंट लगाएंगे तो ठीक है, लगा लो कांस्टेंट, तो विकृति इज इक्वल टू 1/e इंटू प्रतिबल आएगा। समझ रहे हैं बात को, घूम जाएगा उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपके उल्टा सुल्टा करने से आप नियमों में छेड़छाड़ कर लेंगे। अगर ऐसे करते हो तो 1/e, इससे बेटर है कि विकृति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिबल, प्रतिबल लगाने से विकृति उत्पन्न होती है। फिर हमने पलट के लिख लिया प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति इज इक्वल टू लगाया तो कांस्टेंट, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब 3 टाइप का प्रतिबल होता है, 3 टाइप की विकृति होती है, तो डिवाइड करोगे तो 3 टाइप का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बनेगा। हुक का नियम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों को कनेक्ट करता हूं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच रहा हूं, प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, हमें पता है कि E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, हुक के नियम से आया। मतलब प्रतिबल 3 टाइप का था, विकृति 3 टाइप की थी, हुक के नियम ने इन तीनों को कनेक्ट किया। तो अब कनेक्ट हो गए ये आपस में, अब जो है वो कनेक्शन होने लगेगा इनके बीच में इस फॉर्मूले के बेसिस पे, और 3 तरह के हमारे ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जनरेट होंगे, ठीक है ना। एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब पुरानी कहानी फिर से स्टार्ट कर देते हैं हम। इस वाले वायर वाले एग्जाम्पल में क्या था कि हमारे पास अभिलंब प्रतिबल लगता था, वो देखिए नहीं सॉरी, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगता था, लेंथ के लॉन्ग था ना, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगता था, ठीक है ना। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कौन सा होता था, अनुदैर्ध्य विकृति आती थी, अनुदैर्ध्य विकृति आती थी। तो इनका अगर हम रेशियो ले लें तो ये आपका कौन सा बनेगा। अब ये पहला वाला जो यहाँ पे होता है ना प्रत्यास्थता गुणांक, उसे ई नाम तो बोल सकते हैं वैसे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन स्पेशली उसको नाम दिया गया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और इसे वाई से शो करते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। तो हम इसमें ये कहेंगे कि अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर बात आ जाए तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आपका अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, अभिलंब प्रतिबल अपॉन, और उसका किसका अनुपात, इसका आयतन विकृति का अनुपात, आयतन विकृति का अनुपात, ये आपका क्या कहलाएगा, इसको अब हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे, या कैपिटल बी बल्क मॉडुलस कहते हैं। बल्क माने होता है ढेर, ठीक है ना, वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस या फिर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और सेम ऐसे इसके अंदर अगर हम देखें तो आपका अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल अपॉन, और इसका रेशियो किसके साथ, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति के साथ अगर हम इसका ले लें अंडर, अंडर सब ये सब में लगेगा, अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये हमारा जो है इसका रेशियो जो है वो आपका कहलाएगा दृढ़ता गुणांक। इसको ईटा से शो करते हैं, दृढ़ता गुणांक, या फिर इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना, दृढ़ता गुणांक या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। तो 3 तरह के प्रतिबल, 3 तरह की विकृति कनेक्ट होकर के हमारे पास 3 तरह के प्रत्यास्थता गुणांक बनते हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले वगैरह हैं जो आप बुक से देखिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूं। जैसे मान लिया सपोज करिए इसके अंदर आप सॉल्व करोगे तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है वो फोर्स F लगाया आपने, तो F अपॉन ए आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाता है, और L अपॉन कैपिटल L आपका लेंथ में चेंज हो जाता है। यहाँ से इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो F कैपिटल L अपॉन ए स्मॉल l हो जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर रेडियस दी है तो फिर FL अपॉन पाई आर स्क्वायर एल हो जाता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि स्टील और रबर में कौन ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, तो स्टील और रबर में जो है वो स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होता है क्वेश्चन, क्योंकि रबर को हर लोग सोचते हैं कि खिंच जाता है इसलिए ज्यादा इलास्टिक होगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक उसका ज्यादा होगा जिसकी लेंथ में चेंज कम हो, स्मॉल एल यानी कि एक्सटेंशन कम हो। जब हम स्टील के वायर को खींचेंगे तो वो जरा सा खींचेगा, जब हम रबर को खींचेंगे तो बहुत ज्यादा खिंच जाती है। तो रबर में एल ज्यादा है और स्टील में एल कम है, तो एल कम होने की वजह से स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होता है। तो इसका मतलब स्टील और रबर के वायर में स्टील का जो वायर है वो ज्यादा प्रत्यास्थ है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन या 2 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। फिर इसकी बात करें, अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये आप
दोबारा वीडियो देख लीजिएगा या जो भी है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब ये यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात हो गई। अब देखिए इसमें बल्क मॉडुलस के केस में कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो बल्क मॉडुलस के केस में देखिए एक तो अभिलंब प्रतिबल होता है। तो आपने मान लिया सपोज करिए इसके ऊपर फोर्स F लगाया, तो F ओवर A जब करोगे तो वो आपका प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभिलंब प्रतिबल जो होता है वो एक्चुअली प्रेशर से डिफाइन कर दिया जाता है। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन आपका डेल्टा V ओवर V हो जाता है। अब हम अगर बल्क मॉडुलस डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा P, यानी कि P ये आपका अभिलंब प्रतिबल P हो गया, और आपका जो है वो वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V बाई V, यहाँ से B इज इक्वल टू पी वी ओवर डेल्टा V, ये आ जाता है आपका। ठीक है ना। यहां से एक टर्म और डिफाइन होता है जो कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं संपीड्यता। अब देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात खत्म हो रही, मैं उसे मिटा रहा हूँ। यहाँ पे एक कंप्रेसिबिलिटी एक टर्म डिफाइन होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो यानी कि संपीड्यता, वो कैसे डिफाइन होता है, तो वो K इक्वल टू 1/B, इसका रेसिप्रोकल अगर ले लें हम, यंग ये कौन सा है बल्क मॉडुलस, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो वो आपका कंप्रेसिबिलिटी बनता है। K से या C से शो करते हैं, C से शो करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, और इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा V ओवर PV। ये B रख दोगे यहाँ पे पलट जाएगा, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है आपकी ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका ये है कि देखिए जैसे मान लिया सपोज रुई है, रुई को आपने प्रेस किया, रुई को आपने प्रेस करा तो बहुत ज्यादा प्रेस हो जाएगा ना, या यानी कि डेल्टा V ज्यादा है। तो डेल्टा V ज्यादा है तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, रुई की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। स्टील की बॉल होती तो कम वॉल्यूम में चेंज आता, कम वॉल्यूम में चेंज आता तो कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती। अब अगर बल्क मॉडुलस कहें कि रुई का गोला और स्टील के गोले में कौन ज्यादा बल्क मॉडुलस है जिसका, तो यहाँ पर देखिए स्टील के गोले में चेंज कम है, डेल्टा V कम होगा चेंज, तो इसलिए उसकी बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। और क्या बोलते हैं, जो रुई का गोला है, रुई के गोले में डेल्टा V ज्यादा होगा, तो इसका मतलब बल्क मॉडुलस कम होगा। तो जैसे क्वेश्चन रबर का और वहां पे उसका स्टील के वायर और रबर बैंड का बनता है, वैसे ही यहाँ पे रुई के गोले और इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडल्स मेन तो ये चीज है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी तो यही है, ये चीज आपकी अलग से कभी कभी डिफाइन कर दी जाती है। अब देखिए तीसरा वाला जरा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, तो इसको जरा डिटेल में देखिए। अपरूपण विकृति और अपरूपण प्रतिबल, ये सब चीजें क्या है। तो मान लेते हैं सपोज करिए हमारे पास एक बुक तो ना मान के एक क्यूबॉइड मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब आप इसमें ये देखिए हमने इसके ऊपर इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है, ठीक है ना, टेंजेंशियली, ये फोर्स मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये इतना वाला, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर आप F/A कर लें, ठीक है ना, तो ये आपका कहलाएगा अपरूपण प्रतिबल। ये हो गया आपका, ये डिफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। अब इससे विकृति कैसी आती है, तो विकृति ऐसी आती है कि देखिए थोड़ी इसको, ये जब अपना काम कर लेगा तो ये क्यूब हमारा थोड़ा सा इधर की तरफ मान लिया इस तरह से ये शिफ्ट हो जाता है, इस तरह से ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इतने एंगल से बॉडी जो है वो अपरूपित हो जाती है। कैसे कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, देखिए इसकी जो मान लिया सपोज करिए इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, तो जितना आपका ये चेंज हुआ है, मान लिया सपोज ए डैश ये खिसक के गया और इस पॉइंट को ए बी मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम tan थीटा डिफाइन करें तो ए डैश अपॉन ए बी, ठीक है ना, ये चेंज आ गया, ये आपका ओरिजिनल था, इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से tan थीटा, और थीटा एंगल छोटा है तो यही आपका थीटा बन जाएगा, जब एंगल छोटा हो तो थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो चीज आती है वो आपकी अपरूपण विकृति आती है। अब देखिए इन्हीं का रेशियो ले लीजिए तो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बन जाएगा। तो हम डिफाइन कर देंगे अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इनका रेशियो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि अपरूपण विकृत दृढ़ता गुणांक कहलाता है, और दृढ़ता गुणांक इज इक्वल टू यही हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल और अपॉन अपरूपण विकृति। तो ये आपका F/A ओवर थीटा, ये आपका ईटा का फॉर्मूला आ जाता है। देखिए डिटेलिंग नोट कर लीजिएगा बाद में, मैं इस पे आ रहा हूँ। दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं अब इस पार्ट में इलास्टिसिटी में, एक प्रतिबल विकृति वक्र और एक खींचे गए तार की स्थितिज ऊर्जा। मैं आपको बता दूं कि ये वाला टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में इसको ये कर्व खींचने के लिए आता है और एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ सकते हैं, पूछ देते हैं, बल्कि इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं
और खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, लेकिन हर बुक में मिल जाएगा आपको, क्योंकि 11th क्लास में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, इसलिए यहाँ भी दिया रहता है। मैं इसको केवल समझा दूंगा, इसका फॉर्मूला जो है वो आप खुद डिराइव कर लेना या तो देख लेना उसको। मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत मुश्किल है कि आए पेपर में, ठीक है ना। तो देखिए, हम सबसे पहले चल रहे हैं प्रतिबल विकृति वक्र पे। विकृति को एक्स एक्सिस पे और प्रतिबल को वाई एक्सिस पे अगर हम प्लॉट करें, ठीक है ना, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक ये चीज जो है वो कैसे हो रही है। एक वायर है, उसको लटका रखा है हमने रिजिड बेस से, और हम उसके नीचे जो है वो वेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। वेट्स बढ़ाने से क्या हो रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, हम उसके ऊपर प्रतिबल भी बढ़ा रहे हैं, और उसके ऊपर कितनी कितनी विकृति आ रही है वो हमने नोट किया, और उनके बीच में हमने ग्राफ खींचा, तो ये ग्राफ इस तरह का नजर आता है। तो अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या। तो पहली बात तो आप जब भी ग्राफ आएगा पेपर में, लाइन खींचने के बाद ये लाइन पे चलने से पहले आप पहले ये बताना कहाँ पर कौन है, विकृति कहाँ है और विकृति कहाँ है और प्रतिबल कहाँ है, ये चीजें पहले आप जरूर एक्सप्लेन करिएगा। उसके बाद ग्राफ जो है बनाएंगे आप, स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन रहता है, उसके बाद थोड़ा सा कर्व होकर के, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा डिप आता है, और फिर जाकर के लंबा जाकर के यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है वो क्या क्या डिनोट करती हैं, कैसे कैसे, उनके लिए मैंने ये जो पॉइंट्स रख दिए हैं, इनसे आप पूरी कहानी बना करके एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में देखिए ये ग्राफ हमारा जो है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब ये हुआ कि आप अगर मैथमेटिक्स लगा दो थोड़ी यहाँ पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन हो गई, और देखिए ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये जो ये है आपका c 0 हो जाएगा, और इसका मतलब कितना बचेगा, केवल y इज इक्वल टू एम एक्स बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, y आपका क्या है, प्रतिबल, ये देखिए प्रतिबल, और इज इक्वल टू m इंटू एक्स क्या है, विकृति। इसका मतलब ये हुआ प्रतिबल समानुपाती विकृति, यानी कि इसकी स्लोप ही क्या है, वही प्रत्यास्थता गुणांक होगी। ये m इज इक्वल टू आप देख लीजिए प्रतिबल बटे विकृति आ गया। तो कहने का मतलब है, लाइन कर्व होने का मतलब है कि प्रतिबल हमारा विकृति के समानुपाती है। तो वही मैंने यहाँ पे ओपी को शॉर्ट में लिखा है, ओपी पोर्शन में हुक लॉ इज ओबेड, मतलब हुक्स लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है, यानी कि हमारा जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद P के बाद ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इधर की तरफ झुकने लगता है। इधर की तरफ झुकने का ये मतलब है कि विकृति ज्यादा हो रही है। देखिए इस तरफ झुकने का मतलब है कि ये पोर्शन ज्यादा हो रहा है और ऊपर जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि जरा सा फोर्स लगाने पे विकृति ज्यादा होने लगती है। समझ रहे बात आप? इसका मतलब यह है कि प्रतिबल और विकृति अब समानुपाती नहीं रहे। तो P के बाद क्या होता है, इस P के बाद यहां से और यहां तक की कहानी देखी जा रही है। यहां से यहां तक की कहानी में हम देखते हैं कि जो प्रतिबल और विकृति जो है वो प्रतिबल और विकृति समानुपाती नहीं है। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए हम लोड हटा दें तो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लौट आता है। तो इसका मतलब प्रत्यास्थता तो है। देखिए आप यहाँ पे P से Q के बीच में मैंने लिखा प्रत्यास्थता तो है, यानी कि बॉडी के ऊपर से फोर्स हटा लो तो वापस अपनी पोजीशन में लौट आएगा। लेकिन जो समानुपाती सीमा है, P जो है आपका समानुपाती है, मतलब प्रतिबल और विकृति यहीं तक केवल समानुपाती रहते हैं, इसके बाद वो समानुपाती नहीं रहते। तो समानुपाती की लिमिट जो है वो खत्म हो गई है। समझ रहे हैं बात आप? यानी कि जिसको हम कहते हैं अंडर इलास्टिक लिमिट। तो अंडर इलास्टिक लिमिट मतलब ये एक तरह से पी हो गई जाकर के। इसके बाद पी से क्यू तक अगर हम जाएं तो इलास्टिसिटी तो है लेकिन समानुपाती नहीं है, हुक्स लॉ नहीं फॉलो होता। इसके बाद क्यू पे अगर हम आ जाएं, देखिए क्यू पे जो है वो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हो गई। अब आर पे चले जाएं, इससे और आगे अगर हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा लोड और बढ़ाते हैं, प्रतिबल बढ़ाते हैं, तो विकृति और बढ़ती है। और अब जो है आपका जो है ये जो आर है, इसको हम फिर कहते हैं पराभव बिंदु, यानी कि यील्ड पॉइंट। यील्ड माने होता है जनरेट होना। जनरेट होना इन द सेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अब बॉडी जो है वो प्रत्यास्थता की प्रॉपर्टी खोने लगती है, ठीक है ना। प्रत्यास्थता की प्रॉपर्टी खोने का मतलब है अगर हम यहाँ से अब लोड कम करना शुरू करें तो ये इस तरह से ना आकर के ये इस तरह से नीचे आती है, ओ डैश। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये है कि आर पे आकर के अगर हम इलास्टिसिटी नहीं रह गई है, अगर हम सारा लोड हटा लें तो वायर की लेंथ पुराने पे नहीं पहुंचती बल्कि हमेशा के लिए कुछ उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। यही ओ ओ डैश आपका क्या कहलाता है, परमानेंट सेट, मतलब हमेशा के लिए इतना इंक्रीमेंट हो जाता है। इसीलिए जो हम इसको आर को यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यहां से वायर में, वायर मतलब लेंथ को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। मतलब जितनी बढ़नी चाहिए थी लेंथ, उससे ज्यादा लेंथ उसकी बढ़ने लगती है।
अब इसके बाद अगर हम आर के बाद देखें जा करके, तो आर से एस तक के बीच में जो है वो ऐसी घटनाएं घटती हैं कि प्रतिबल अगर आप जो है वो कम भी कर लो या कुछ और भी कर लो, विकृति जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाती है, ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट नहीं, आपके फोर्स न लगाने पर भी विकृति होती चली जाती है, और अल्टीमेटली जो है आपका जो ये एस पॉइंट है, एस पर आकर के वायर टूट जाता है। हम इसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होता है उसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेन कहते हैं। और आर से एस तक की जो ये रेंज होती है आपकी, ये पूरी की पूरी प्लास्टिक रेंज होती है। मतलब वही है, इलास्टिसिटी अब चली गई है, अब आपका प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो गया है। तो ये चीजें अगर आप कहानी के रूप में इसमें ग्राफ के साथ बना देंगे, एक तो ग्राफ याद होना चाहिए। एक नंबर में अगर ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है तो ग्राफ बनाइए, पी क्यू आर पॉइंट लिख दीजिए, थोड़े से इनके नाम डाल दीजिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको आता है कुछ, मतलब गागर में सागर भरने की कोशिश करिए वहां पे, ठीक है ना। और अगर मान लिया डिटेलिंग करने को आता है तो फिर आप इस कहानी को लैंग्वेज में लिख देंगे। ग्राफ देखकर ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपकी लैंग्वेज में क्या लिखा है। ग्राफ पता लगा सही से बना नहीं है आपने, ये नॉमेनक्लेचर ये सब इधर किया नहीं है, और पता लगा आपने वो सब चाहे जितना भी भर दो कोई नहीं मानता उसको, तुरंत नंबर काट देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका है ये आपका पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसमें थोड़ा सा ये पूछ देते हैं कभी कभी, जो तन्य धातु होती है जैसे सोना चांदी होता है जो कि खिंच जाते हैं, उनके लंबे लंबे वायर बन जाते हैं, तो उनके अंदर जो है आर के बाद एस जो है वो बहुत देर में आता है, ठीक है ना। टूटने से पहले वो बहुत ज्यादा खिंच सकते हैं। तो इसका मतलब जो तन्य होती हैं धातुएं, जिनको कि खींचा जा सकता है, जिनके लंबे लंबे वायर बनाए जा सकते हैं, उनके अंदर आर एस पोर्शन जो है वो लार्ज होता है। और भंगुर जैसे कांच वांच हो गया, आपने जरा सा डिफॉर्म किया और वो फट से टूट गया, तो कहने का मतलब है उनके अंदर ये एस पॉइंट जो है आर के तुरंत बाद आ जाता है, और इस वजह से आर एस कम है। एक बार लिमिट इलास्टिसिटी से ज्यादा जरा सा आपने फोर्स लगाया और वो एकदम से टूट जाते हैं। तो ये तन्यता और भंगुरता, ये भी चीजें जो हैं वो आप बुक में देख लीजिएगा इनको डिटेल में, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने शॉर्ट में आपको सब कुछ बता दिया है इसमें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है खींचे गए तार की स्थितिज ऊर्जा। एक्चुअली ये टॉपिक मैं बता दूं आपको, ये इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने ऐसा तरीका लिया है कि जिससे आसानी से आप इसे निकाल सको, ठीक है ना। और फॉर्मूला ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे तैयार करके जाना। मैं इसका हल्का फुल्का तरीका बता रहा हूँ और उसको समझाई दे रहा हूँ, आप बस इसी तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा, आपको आसान लगेगा। अगर आपके बुक में इंटीग्रेशन वाला मेथड दिया है तो उसे फिर थोड़ा सा ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे 10th वाले हैं जिनको कि इंटीग्रेशन नहीं पता है। जब एक बार आप इंटीग्रेशन सीख लोगे तो आपको ये फिर आराम से पता लगेगा। अब आप ये देखिए कि खींचे गए तार की स्थिति ऊर्जा में क्या होगा। जैसे मान लिया सपोज करिए आपके पास तार की लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसे खींच दिया एल लेंथ तक, तो जितना इसमें काम करना पड़ेगा वही इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये कहानी हर कहीं की है जहां पर बॉडी में स्थितिज ऊर्जा आती है, समझ रहे हैं आप। जहां जहां पे बॉडी में स्थितिज ऊर्जा आएगी वहां वहां पर आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ भाई जितना वर्क उस काम में जितना काम हुआ सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में डाल देंगे हम। तो आप देखिए इससे इस तक जाने में कितना वर्क होगा। वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ट्रिक यहाँ पे लगाई है ये कि इस दौरान, अब देखिए फोर्स लगातार बदलता है, आप थोड़ा सा खींचोगे थोड़ा सा फोर्स लगेगा, और ज्यादा खींचोगे तो और ज्यादा फोर्स लगेगा। वेरिएबल फोर्स के अंडर में वर्क डन हमेशा इंटीग्रेशन से निकलता है, और वास्तव में तरीका भी वही है, लेकिन यहाँ पे एक जुगाड़ जिसे कहते हैं फिट करा गया है। क्या किया गया है, हमने औसत बल निकाल दिया। शुरुआत में हमने कुछ नहीं लगाया था और इस टाइम पे हम एफ फोर्स लगाए हुए हैं, तो 0 + F/2 ये हमने औसत फोर्स लगा दिया, और इसके अंडर में मान लेंगे हमने कि पूरा खींचा, शुरू से F/2 लगाया और लगाते लगाते लास्ट तक F/2 ही लगाते रहे। तो ऐसे केस में जब वर्क डन निकालोगे आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए फोर्स कितना है आपका, ये F/2 रख लोगे यहाँ पे, लेंथ में इंक्रीमेंट L हुआ तो आपका वर्क जो है वो इतना आ जाएगा। फिर लिख दोगे यही कार्य किस में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो जाएगा। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी U = ½ FL, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब देखिए इसमें तगड़ा एडजस्टमेंट है। तगड़ा एडजस्टमेंट क्या है, आप ये ध्यान रखना कि प्रतिबल और विकृति लाने लाने होते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए एफ में ए और ले आओ तो विकृति आज वो प्रतिबल बन जाएगा, तो ए आपने डिवाइड किया, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद एल में कैपिटल एल से डिवाइड कर दो तो ये विकृति बन सकता है, तो डिवाइड किया कैपिटल एल से, एक मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल एल से। अब देखिए हमारे पास वायर का क्रॉस सेक्शन और लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ यानी कि ये क्या बन गया, तार का आयतन बन गया। ये चीज L/L विकृति होती है, F/A प्रतिबल होता है, तो यही फॉर्मूला मेरा कन्वर्ट होकर के हाफ प्रतिबल इंटू विकृति इंटू तार के आयतन में कन्वर्ट हो जाता है।
अब देखिए यू के बाद अगर आपने, ये तो पूरे वायर में स्टोर एनर्जी है, अगर हम एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालें, इसे कभी कभी ऊर्जा घनत्व भी कह दिया जाता है, एनर्जी डेंसिटी। अगर हम एकांक आयतन में ऊर्जा निकालें तो ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल U अपॉन बी, जितना टोटल एनर्जी है और एकांक आयतन में कितनी है। तो इसमें बस हम आयतन से डिवाइड कर देंगे। देखिए तार का आयतन आयतन कट जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ प्रतिबल इंटू विकृति रह जाएगी। टोटल U, टोटल वायर में एनर्जी इंटू मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम भी है, लेकिन अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो वो केवल हाफ प्रतिबल इंटू विकृति बचता है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास यंग मॉडुलस, वायर के केस में देखिए यंग मॉडुलस चलता है, हमने अभी इसी क्लास में बताया है आपको। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, प्रतिबल अपॉन विकृति। अब आप क्या करोगे, प्रतिबल की विकृति, यहाँ से प्रतिबल की वैल्यू y इंटू विकृति रख दोगे तो हाफ हाफ रहा, प्रतिबल का क्या कर दिया आपने, y इंटू विकृति, तो प्रतिबल हट गया ना, ये मैंने कहाँ से लिख दिया, हाफ y इंटू और विकृति का स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल, यानी कि लैंग्वेज वाइज लिख दोगे तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है, U इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। ये इस तरह भी बन सकता है। तो जैसे एक भगवान और उसके कई नाम, वैसे ही यहाँ पे ये आर्टिकल है, और एक कैपिटल U में इसके दो फॉर्मूले हैं और स्मॉल u में भी आपके जो हैं वो यहाँ पे दो फॉर्मूले इसके चलते हैं। तो टोटल मिला के इसके बहुत सारे फॉर्मूले मतलब देखने में लगते हैं। तो जितना ये आर्टिकल लंबा नहीं है उसका तो ये लास्ट में इसके चेंजेस हैं लंबे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये आखिरी आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से हमारा प्रत्यास्थता वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है पूरा। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पहला पार्ट था। हमने शॉर्ट में हर चीज़ लेने की कोशिश करी है और ये कोशिश करिए कि आप इसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर पाएं। तो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।